हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक जानकारी आपको दे दें, जो अभी इससे प्रीवियस हमने 2 वीडियो बनाए हैं वो भी आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेस्ड हैं। तो जिन लोगों ने नहीं वॉच किए हैं उनको वॉच करें। जो सबसे इससे पहले जो 2 वीडियो हमने दिए हैं उसमें आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दोनों हमने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं, तो उनको वॉच करें। तो आइए आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको देखते हैं। इसको जानने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जो टेम्परेचर आपका है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो क्या होता है। देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड एंड लिक्विड के जो वेपर प्रेशर हैं वो इक्वल हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोट जो है इसमें हमने मेंशन भी किया है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, पहले वो जानकारी होनी चाहिए, देन उसके बाद में उसके एलिवेशन पे हम डिस्कस करते थे। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, पहले फ्रीजिंग पॉइंट जानेंगे, फिर उसके डिप्रेशन की हम चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के वेपर प्रेशर सेम हो जाते हों, उसे हम फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। मेंशन भी किया है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, जैसे मान लेते हैं वाटर है, यहाँ पे 2 कंटेनर लेते हैं, इसमें आपका प्योर वाटर है, सॉल्वेंट है, और इसमें हमने क्या किया है, सॉल्यूशन बना लिया, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट इसमें या सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो देखिए, वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूट ऐड किया है जो कि नॉन वोलाटाइल है। तो होता क्या है, ये जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ये थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे डिप्रेस का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही शार्पली कंसंट्रेट रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है बहुत से लोगों से। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें डिप्रेशन का मतलब इसमें कमी आने का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर -1 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। देखिए, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम जैसे जैसे 0 से ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिप्रेस होगा, कम होगा। ठीक है, इसको भी हम समझाएंगे आपको। ये 0 अगर है तो जब इसमें कोई सॉल्यूट इसमें जब ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा, तो जो आपका प्योर लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो जो कम हो जाएगा तो 0 से क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। यहाँ पर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, या तो यहाँ पर +1 आ सकता है, +2 आ सकता है। ठीक है, -1 या -2 नहीं आ सकता है। ये आपका हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए, -1 -2 कहने का मेरे मतलब ये है कि यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है जितना ज़्यादा कम होता है उतनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लिया ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, ये -1 है, ये -2 है। ये आपके डिग्री सेंटीग्रेड हैं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप सोचिए, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये नीचे और चला जाता तो हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ता, और ज़्यादा इसकी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ती। तो जब ज़्यादा वर्क करना पड़ता तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कम हो जाता, नहीं, वो भी आपका ज़्यादा आता। क्यों, क्योंकि आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब अगर ये -1 -2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो डिप्रेशन का मतलब कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रीजिंग पॉइंट के केस में जितनी पॉजिटिव होगी उतनी कम मानी जाती है,
और बॉइलिंग पॉइंट के केस में जितनी नेगेटिव होती है उतनी कम मानी जाती है, उल्टा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जीरो से अगर जीरो था और अगर ये 1 हो गया तो जीरो तक लाने में हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ज़्यादा था। जीरो से 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको इवापोरेट करने के लिए, तो वो जल्दी से फ्रीज हो जाएगा। जल्दी से फ्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, उसमें डिप्रेशन आ गया, किसमें आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो ये आपका एक एस्केपिंग टेंडेंसी जो है ये एक फैक्टर होता है जो कि इसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ मेंशन भी किया है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड to the solvent, the freezing point of solution is always lower than that of the pure solvent। जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उससे हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका वो हमेशा कम आता है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर जो ये कमी है, ये जो आपका डिक्रीमेंट है, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो एफ आपका यूज हुआ है लेटर, ये फ्रीजिंग पॉइंट के वर्ड से लिया गया है। ये आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब देखिए टी एफ इसमें क्या है, टी एफ नॉट क्या है ये भी आप जान लीजिए। टी एफ नॉट जो है आपका ये होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखिए जहां पर नॉट हमने जितने भी आपके नॉट करके यूज किए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो सब आपके प्योर सॉल्वेंट के हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, टीएफ। टीएफ आपका क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई हैं, और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कम कैसे होता है, बहुत से लोग इसी में गलती कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में मिल सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए ये जो एक्सिस है इस पर हम वेपर प्रेशर मेंशन कर रहे हैं, और ये जो आपका है एक्सिस इस पर हम टेम्परेचर मेंशन करेंगे। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की हम बात करेंगे केवल। देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमने एक एक ग्राफ को मेंशन किया हुआ है। ए बी ग्राफ, ए बी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया गया है वो आपका है। और उसके बाद में ये आपका जो है बी सी ग्राफ, ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ऊपर मेंशन किया था कि जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो सॉल्यूशन का जो ग्राफ है उससे हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाया है, और यहाँ जो इनके बीच की जो लेंथ जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, क्योंकि डिप्रेशन हर जगह सेम रहेगा, सेम अमाउंट के साथ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है डी, अगर हम यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे इस ग्राफ को, और ये यहाँ पे एक बेंट बना हुआ है, यहाँ पे एक डिसकॉन्टीन्यूटी आई है, थोड़ा सा झुकाव हुआ है यहाँ पे एक कट बना हुआ है। तो ये जो पॉइंट है बी एंड डी, ये आपके क्या हैं, ये दोनों डी बी जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये फ्रोजन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रोजन स्टेट ऐसी स्टेट है जहाँ पर लिक्विड एंड सॉलिड दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह से कन्वर्जन चलता रहता है, तो उसको हम फ्रोजन स्टेट बोलते हैं। यहाँ मेंशन भी किया है, ये जो आपका डी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका डी पॉइंट है, यहाँ पर डी बी होगा, डी ये लिख गया है डी बी। डी पॉइंट जो है इसको फ्रोजन पॉइंट बोलते हैं, और जो डी बी है इसको हम फ्रोजन सॉल्वेंट बोलते हैं। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब फ्रोजन स्टेट से है, फ्रोजन स्टेट में यहाँ पर आपका सॉल्वेंट हो जाता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में ये जो डी एंड ई ग्राफ है ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मेंशन भी किया है। डी ई जो ग्राफ है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मेंशन करता है, और बी सी जो ग्राफ है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर डी एंड बी ये फ्रोजन है, इन्हीं से आप डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यहाँ पर टेम्परेचर वाले एक्सिस पर दो कट आपको मिलते हैं, दो पॉइंट मिलते हैं, एक आपका TF है, दूसरा आपका TF नॉट है। अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको हम डेल्टा TF बोलते हैं और इसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये देखिए ग्राफ में ये जो कर्व्स हैं, जो भी आपकी लाइंस बनी हुई हैं, कर्व्स हैं, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस या फिर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन ग्राफिकली भी होते हैं, उनको भी सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से वॉच करिएगा और समझ भी लीजिएगा। अब देखिए दूसरी तरफ क्या है इसमें, ये तो आपका फॉर्मूला जनरल हो गया, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस हमने निकाला और सिंपली इसको बोल दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पर स्मॉल m क्या है, मोलालिटी है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। स्मॉल m जो है ये आपका ये मोलालिटी है सॉल्यूशन का, ठीक है। चाहे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, दोनों ही मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए दोनों के फॉर्मूले भी लगभग सेम होंगे, थोड़ा डिफरेंस होगा। यहाँ वहाँ पर डेल्टा टी भी लिखा जाता था, यहाँ पर डेल्टा TF लिखा जाता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंटली आपका इस तरह से आता है तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम KF से यहाँ मेंशन किए हैं और ये आपका हो जाता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। M का मतलब है यहाँ पर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए KF जो है इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है ये डिफाइन करने के लिए आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर M की वैल्यू अगर आप 1 कर दें तो जो डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब यहाँ 1 रख देंगे तो डेल्टा TF KF के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये इस तरह से कर सकते हैं कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1 हो, उसमें डिप्रेशन जो आता है उसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कांस्टेंट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि 1 मोलर सोल्यूशन एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, चाहे आपका बेंजीन का हो, वाटर का हो या किसी का भी हो, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पर्टिकुलर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का जो डिप्रेशन आएगा वो एकदम फिक्स होता है, ठीक है। उसका अमाउंट आप चाहें कम ज़्यादा कर लीजिए, बट वो एक बेसिक जो है उसका वो वही रहता है। यानी कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो आपका डिप्रेशन जो आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो हमेशा फिक्स होता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो आपका डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो मल्टीपल चॉइसेस के लिए ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी आप नेम ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं जो प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं डिस्कस किया हूँ वो अभी मैं डिस्कस किए दे रहा हूँ कि इससे पहले जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है वो आपका था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे प्रीवियस वीडियो में। तो वहाँ पर जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था तो उसमें आपका एक कांस्टेंट आया था, जैसा कि इसमें आया है KF, वैसे उसमें KB आया था। तो KB को हम क्या बोलते थे, KB को बोलते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो वो जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसे हम इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के लिए वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, बट जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसा कि वहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि मोलर मास निकाल सकते हैं आप सॉल्यूट का, ये निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये एक आपका फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम है, बस क्या है डेल्टा TB की जगह पर डेल्टा TF आ गया है। उसमें जो टर्म्स हमने यूज़ किए थे वो भी आपके सेम हैं। WA जो है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है, WB जो है वो आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, एंड MB जो है उधर आपका लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे वो आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और इसकी जो यूनिट्स हैं KF की, KF का मतलब मेरा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसकी यूनिट्स भी कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाती हैं तो उनको भी याद रखिएगा। यहाँ पर है केल्विन पर मोलर, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर और केल्विन kg पर मोल, इतनी यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा साथ में कि ये जो आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं और जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो आपका
इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो उसको फटाफट नोट कर लीजिए। और अभी न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। अब हम देखेंगे ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका है 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट, इसमें दो कैलकुलेशन आपको करने हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड सेकेंड है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिप्रेशन निकालेंगे। डिप्रेशन के लिए जो इसमें डेटा हमें गिवन है उसको पहले हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक आपका है एथाइलिन ग्लाइकॉल, दूसरा आपका है वाटर। तो जाहिर सी बात है वाटर क्या हो जाएगा, वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 600 ग्राम, ये हमने यहाँ मेंशन कर लिया। ग्लाइकॉल का मास कितना है 45 ग्राम। और जो आपका मोलर मास है इसका ये निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। तो ये आपका टोटल जो है ये आएगा 62 ग्राम पर मोल, ये आपका मोलर मास आ गया। और ये जो आपका KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये आपका वाटर के लिए गिवन है 1.86 किलो केल्विन किलो पर मोल, ये आपका दिया हुआ है। तो ये आपका डेटा है पूरा। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहला हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB 1000 अपॉन MB इंटू WA। देखिए MB जो है आपका ये क्या है, मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो सारा डेटा आपको गिवन है, इसमें बस केवल वैल्यूज पुट करनी है। 1.86, WB है 45,000, MB आपका है 62 एंड WA आपका है 600। ये दो जीरो इसके इससे कैंसिल कर दीजिए। और जब कैलकुलेट करेंगे तो जो डेल्टा TF है वो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है आपका 2.25, ये आपका केल्विन आया। तो ये पहला तो आ गया। अब देखिए दूसरा जो है आपसे पूछा है उसने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पता हो। सॉल्वेंट इसमें क्या है, सेकेंड पे चलते हैं। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका क्या है यहाँ पर वाटर है। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है डेल्टा TF नॉट, और ये कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम केल्विन में चेंज करें तो यहाँ कितना आएगा 273.15 केल्विन, ये आपका होता है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, हमें निकालना क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो एक हमने फॉर्मूला बताया था डेल्टा TF और डेल्टा TF नॉट में, ये हमें क्या करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF नॉट माइनस TF, ठीक है, ये आपका होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब रिड्यूस करेंगे तो यहाँ डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF आपका हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF नॉट माइनस डेल्टा TF, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पे डेल्टा TF हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा TF नॉट 273.15 माइनस 2.25, ये आपका हो जाएगा 270.15
90 केल्विन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो आंसर हैं आपके पास, एक ये आपका है फाइनल आंसर, सेकेंड यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो ये आपका है ये पहला आंसर है। इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस केवल आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है आपका, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट का कभी कभी नहीं गिवन होता है, बट ये कॉमन है, यहाँ पर वाटर का लगभग सभी को पता होता है, तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, बाकी न्यूमेरिकल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकेंड न्यूमेरिकल है, थोड़ा स्पेशल न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा। इसमें केवल मोलर मास ही नहीं आपको निकालना है, एटॉमिक मास भी निकालना है एलिमेंट्स के। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल। सबसे पहले 2 एलिमेंट्स कैपिटल A एंड B फॉर्म्स कंपाउंड हैविंग न्यूक्लियर फार्मूला AB2 एंड AB4, यानी कि दो एलिमेंट्स हैं A एंड B जो कि आपके AB2 एंड AB4 केमिकल या फॉर्मूले वाले कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, विच डिजॉल्व्स इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम AB2, यानी कि AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन। ये जो आपका AB2 के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 2.3 केल्विन है, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाई 1.3 केल्विन, यानी कि जो AB4 है कंपाउंड उसके लिए जो डिप्रेशन इन बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका 1.3 केल्विन है। द KF यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन kg पर मोल। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B, दोनों के एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इनका मॉलिकुलर वेट नहीं पता है, मोलर मास नहीं पता है, न तो AB2 का इसमें पता है न AB4 का पता है। तो सबसे पहले हम इसमें AB4 और AB2 के मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंपाउंड AB2 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिकुलर मास ऑफ AB2, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका गिवन डेटा है पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि इसमें पुट करने में थोड़ी सी आसानी रहे। डेल्टा TF AB2 के लिए कितना है 2.3 केल्विन, क्योंकि लोअर्स बोल रहा है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इतना इतना डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस ही तो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, तो वो सीधे आप यहाँ पे लिख लीजिए 2.3 केल्विन। नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम, सॉल्वेंट का मास दोनों के केस में सेम रहेगा, चाहे आपका AB2 कंपाउंड हो या फिर आपका AB4 हो। तो यहाँ पर ये आपका 20 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट जो WB है वो कितना है, लिखा हुआ है इधर 2 ग्राम। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इस पर 2 ग्राम नहीं होगा, इस पर 1 ग्राम आएगा, तो सही कर लीजिएगा, यहाँ गलती से लिख गया है, ये आपका 1 ग्राम हो गया। अब ये वैल्यू KF आपका दिया हुआ है, KF सेम रहेगा, ये वैल्यूज यहाँ पर जब पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5.1, WB आपका है 1000 अपॉन डेल्टा TF है 2.3, WA आपका है 20, तो इसका एक 0 से कैंसिल कर दीजिए और ये 100 ये 2 से कटेगा, यहाँ ऊपर 50 हो जाएगा। ये जो आपका M मॉलिकुलर मास ऑफ AB2 है ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 110.87 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना आपका आ गया। देखिए ये भी आपका आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका अभी आंसर नहीं है। ऐसे ही अभी आपको कंपाउंड B के लिए भी AB4 के लिए कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर AB4 के लिए कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड AB4 के लिए क्या होगा, सारी डेटा जो कैलकुलेशन है वो आप पहले मेंशन करिए जो आपको रिक्वायर्ड है। डेल्टा TF कितना है उसके लिए वो उधर गिवन है, सॉरी यहाँ पे गिवन है 1.3 केल्विन है। ठीक है, WA कितना है वो वही रहेगा, 20 ग्राम ही रहेगा क्योंकि बेंजीन उतना ही दिया है। WB आपका चेंज हुआ है यहाँ पर 1 ग्राम, नहीं वो भी वही है, और KF भी आपका वही है 5.1 केल्विन kg पर मोल।
ठीक है, ये आपका गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला तो वही है बट केवल यहां पर ये नोटेशन चेंज हो जाएगी। यहां हो जाएगा MAB4 इज इक्वल टू KF WB 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। और जो रिक्वायर्ड डेटा है इसमें वो यहाँ से हम फिल करेंगे। ये AB4 कंपाउंड के लिए था। यहाँ है 5.1 KF, ठीक है, और WB जो है आपका वो दिया है 1, यहाँ हो जाएगा 1000 अपॉन डेल्टा TF कितना है 1.3 और WA आपका दिया है 20। तो यहाँ भी वही चीज़ होनी है। यहाँ भी आपका जो आंसर आएगा वो मॉलिक्यूलर मास आएगा, आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर जो हम भी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, लास्ट सेकंड आंसर है। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। तो ये जो आपका है ये कैलकुलेट होकर आ रहा है 196.15 196.15 ये आपका आ रहा है ग्राम पर मोल। अब देखिए दोनों के मोलर मास आपने निकाल लिए हैं, आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता था आपको पता है, सिंपल एडिशन मेथड से यूज किया, मतलब निकाला जाता था। तो यहाँ पर अपनी तरफ से हम मान लेंगे दोनों के एटॉमिक मास, ठीक है। लेट द एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a, मान लीजिए ये एलिमेंट है इसका, ये आपका हो गया। ऐसे ही दूसरा जो है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट B, इसको स्मॉल b मान लीजिए। तो अभी यहां पर अगर ये आप कंसीडरेशन कर रहे हैं तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो क्या बनेगा, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2, ध्यान रखिएगा ये जो 2 है ये एटॉमिक सिटी है। तो यहां पर क्या बनेगा MAB2, ठीक है, ये आपका था। और MAB2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां हो जाएगा, देखिए यहां पर एक एलिमेंट है A का और 2 एलिमेंट हैं B के। तो यहां हो जाएगा 1 इंटू A प्लस 2 इंटू B। और MAB की वैल्यू कितनी है वो निकाल के रखिए ऊपर 110.87, यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा 2B। और ये जो आपका इक्वेशन आया है इसको आप नंबर डाल दीजिए ताकि भी इसको ऑपरेशन में जब हम एक्टिव करें तो यहाँ से सीधे इसको कर पाएँ। तो ये आपका हो गया। ऐसे ही एक और इक्वेशन इसमें डिज़ाइन होगी जो कि AB4 के लिए होगी, तो उसको हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी है बट इजी है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4, AB4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा MAB4 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर A का जो एलिमेंट है वो 1 है और B जो आपका एलिमेंट है वो 4 टाइम्स है। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू A का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ A, ठीक है, प्लस 4 इंटू B, यानी कि 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B एलिमेंट। ऐसे ही तो निकालते थे ऐड करके, एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपने निकाली है 196.5। तो यहाँ पर ये जो 196.15 है ये इसकी जगह हम रख देंगे, यहाँ हो जाएगा A प्लस 4B। तो ये आपका इक्वेशन बन गया सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड को जरा देखिए, दोनों में देखिए A का कोफिशिएंट सेम है। अगर हम दोनों में एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो एक टर्म आपका रिमूव हो जाएगा। यहां पर 2 टर्म्स अननोन है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, उसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्सट्रैक्ट कर दें दोनों को, अगर हम
सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 196.15 इज इक्वल टू a प्लस 4b, यहाँ हो जाएगा 110.87 इज इक्वल टू a प्लस 2b। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये आपका हो जाएगा माइनस का, यहाँ भी ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो दोनों हैं आपके ये सब्सट्रैक्ट होके बनेंगे माइनस का 85.2528, यहाँ पे प्लस में ही आएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, यहाँ पर आ जाएगा 85 प्लस में आएगा 85.28। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये माइनस का 2b है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस है तो यहाँ बचेगा आपका 2b। अब यहाँ पर b को अगर कैलकुलेट करना है तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 85.28/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42.64। अब इस b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड में किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां पर लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 42.64 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। देखिए मैं इसमें रखने जा रहा हूं, किसी में भी आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए सेकेंड जो है आपका फर्स्ट वाला, इसमें थोड़ा रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है 2 मल्टीपल है, वहाँ पे 4 है, तो छोटी वैल्यू हमें इसमें मिलेगी। यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 110.87, ये आपका गिवन है, ठीक है। और इसमें हम b की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 42.64 110 यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 110.87, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ 85.28। देखिए 85.28 ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये 85.28 हो जाएगा, जो कि यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है इसमें 25.59, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए a भी आ गया और b भी आ गया, और a भी हमने क्या कंसीडर किए थे, एटॉमिक मास ऑफ a एंड एटॉमिक मास ऑफ b। तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ a कैपिटल A क्या है, A इज इक्वल टू 25.59 U, यूनिफाइड मास। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिखें या तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा होगा एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल B, ये B हमने माना था यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 42.64, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा ट्रिपिकल है, बट इजी भी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यहाँ पर आप 10th में मैथ्स पढ़े हैं तो बहुत आसान है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आसान है। इतना तो आपको पता है कि जब 2 आपके इक्वेशन ऐसे आ जाते हैं जिनमें 2 आपके वेरिएबल्स हों, 2 अननोन टर्म्स हों, तो उसको आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है, नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें या तो मोलर मास आपसे पूछा जा सकता है या फिर इसमें से कोई एक मास पूछा जा सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या फिर डेल्टा TF पूछा जा सकता है। तो आई थिंक मैंने जो आपको अभी 2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अगर इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो ये जो आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, मेरे कहने का मतलब है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे कोई भी न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आप फटाफट कर ले जाएंगे। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, चाहे आपका
मोलर मास के टर्म्स में याद हो या फिर आपका डेल्टा टीएफ के टर्म्स में याद हो, वो आपका बहुत ज़रूरी है। अगर वही आपको नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।